जो आईआईटी मेंस का टॉपिक है और जेईई एडवांस के अंदर नहीं आता, ठीक है, पर मेंस में आता है और इसका हर साल एक क्वेश्चन आ रहा है। तो स्टार्ट करते हैं आज अपन स्टैटिस्टिक्स। मैं बहुत बेसिक से पढ़ाऊंगा इसके अंदर, जैसा लगभग आपने 9th या 10th में पढ़ा था वो एक बार रिवाइज करते हुए फिर अपन 11th 12th का स्टैट्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो लिखो स्टैट्स का डेफिनेशन। लिखो भाई डेफिनेशन ऑफ स्टैट्स। स्टैट्स होता है भाई सिंगुलर फॉर्म में, तो स्टैटिस्टिक्स का एक सब्जेक्ट है, ठीक है ना। सिंगुलर फॉर्म मतलब केवल अगर अपन स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहे हैं तो इट्स अ सब्जेक्ट, जैसे मैथ्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है। पर प्लूरल फॉर्म में लिखो, इन सिंगुलर फॉर्म स्टैट्स इज अ सब्जेक्ट, इन सिंगुलर फॉर्म स्टैटिस्टिक्स इज अ सब्जेक्ट एंड इन प्लूरल फॉर्म स्टैटिस्टिक्स मीन्स डाटा। डाटा, डेटा है ना, आप कुछ भी कह लो, डाटा या डेटा, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स जो है बेसिकली होता है बहुत सारा डेटा, ठीक है, कलेक्शन ऑफ डेटा। और अगर अपन सब्जेक्ट की बात करें, सिंगुलर फॉर्म की बात करें, तो इसका मतलब अपन एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है। आगे लिखो। अभी तो डेफिनेशन ही है और कुछ कुछ अपन रिवाइज करेंगे, आज का तो पहले ही लेक्चर है। लिखो भाई डेफिनेशन ऑफ डाटा। डाटा, डेटा, मैं कई बार डाटा बोलूँगा, कई बार डेटा बोलूँगा। भाई डेटा क्या होता है? इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल फिगर्स, इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल फिगर्स इज डाटा। कोई भी इंफॉर्मेशन जो आपको दे रखी हो, जैसे आज तापमान 27 डिग्री सेल्सियस है, आज ह्यूमिडिटी 83% है, दिस इज ऑल डेटा, ये सब डेटा है, ठीक है। आगे लिखो। अब ज़्यादातर केसेस में जब आईआईटी का जब पेपर है उसमें जो डेटा है वो किस टाइप का होता है? तापमान और ह्यूमिडिटी नहीं होता, ये तो मैं वेदर के बारे में बता रहा था। आईआईटी में जो डेटा होता है वो होता है, जैसे बच्चे हैं क्लास के अंदर, उनका जो वेट है वो बता रखा है, उनकी हाइट बता रखी है, या मान लो कोई सवाल आया कि एक फैक्ट्री के अंदर लोग हैं, उनकी सैलरी बता रखी है, ठीक है, लिख लो। डेटा कैन बी ऑफ द फॉर्म, डेटा कैन बी ऑफ द फॉर्म फर्स्ट, वेट ऑफ पीपल्स इन क्लास, वेट ऑफ पीपल्स इन क्लास, हाइट ऑफ पीपल इन क्लास, एज ऑफ पीपल इन क्लास, क्योंकि ज़्यादातर मेरे सामने बच्चे ही रहते हैं, तो बच्चों का वेट कितना है, बच्चों की हाइट कितनी है, बच्चों की उम्र कितनी है, यही सब दिमाग में आता है, ठीक है। और हाँ, सवाल भी ऐसे ही आता है आईआईटी में। और भी जो टाइप ऑफ डेटा हो सकता है वो है, लिखो, मंथली वेजेस ऑफ वर्कर्स इन अ फैक्ट्री, मंथली वेजेस ऑफ वर्कर्स इन अ फैक्ट्री। आगे, प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी ड्यूरिंग लास्ट फ्यू ईयर्स, कुछ साल पहले तक, मान लो ऐसे दे रखा है कि 5 साल पहले तक का प्रॉफिट ये 2014 का, 15 का, 16 का, 17 का, 18 का, ठीक है। 2018 का तो खैर अभी क्या आएगा, 2017 का कंपनी का प्रॉफिट ये था। तो ये सब क्या है? डेटा है, ठीक है। आगे लिखो। टाइप ऑफ डेटा, डेटा भी कई टाइप का होता है, ठीक है ना। लिखो, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा। जो डेटा मैं घर घर जाके कलेक्ट करूं उसे कहेंगे प्राइमरी डेटा मेरे लिए, ठीक है ना। जैसे मैंने हर घर पे जाके पूछा, भाई आपके यहाँ बीवी बच्चे कितने हैं, ठीक है ना, पॉपुलेशन कितनी है आपकी फैमिली की, भाई आप बताओ आपके बीवी बच्चे कितने हैं, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी डेटा, ठीक है। ये मैंने खुद ने कलेक्ट किया। और दूसरा लिखो सेकेंडरी डेटा, जो किसी ने मुझे बता दिया, किसी ने बता दिया भाई उसके इतने बच्चे हैं, उसके इतने बच्चे हैं, तो दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी डेटा फॉर मी, मेरे हिसाब से ये सेकेंडरी डेटा है। आगे लिखो, वेरिएबल। आज तो बस डेफिनेशन ही चलेंगी। वेरिएबल, वीडियो पॉज करके नोट्स टेक डाउन करना, ठीक है ना। प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, ऐसा कोई डेफिनेशन नहीं आएगी आईआईटी में, लेकिन हमें ये जानना ज़रूरी है कि जो अपन न्यूमेरिकल्स बिल्डअप कर रहे हैं उनमें जो टर्म्स यूज होंगी वो बेसिकली इन्हीं डेफिनेशंस के आधार पे होंगी, ठीक है। तो वेरिएबल होता है, लिखो, अ क्वांटिटी विच कैन टेक डिफरेंट वैल्यूज़, एक क्वांटिटी जो अलग अलग वैल्यू ले पाए। जैसे मान लो x है, x की वैल्यू 10, 20, 30 ऐसे हो सकती है, तो उसको क्या बोलते हैं? वेरिएबल। जनरली जैसे अपन बात करें, अभी मैं बता रहा था कि एक क्लास के अंदर बच्चे हैं, उनका वजन कितना है, उनकी एज कितनी है, उनकी हाइट कितनी है, तो ये सब क्या हो जाएंगे? वेरिएबल हो जाएंगे। अगर मुझे कोई चीज़ नहीं पता है तो वो मेरे लिए वेरिएबल है। लिखो, हाइट, एज एंड वेट ऑफ पीपल, हाइट, एज एंड वेट ऑफ पीपल इन क्लास आर वेरिएबल।
हाइट, एज, वेट ऑफ पीपल आर वेरिएबल। ठीक है, आगे लिखो कंटिन्यूस एंड डिस्क्रीट वेरिएबल्स। कंटिन्यूस एंड डिस्क्रीट वेरिएबल्स। तो कंटिन्यूस क्या होता है, लिखो अ वेरिएबल विच कैन टेक any numerical value within a certain range जैसे मान लो अपन ने बोला भी हाइट जो है वो होगी, मान लो इंटरवल, भी आपने इंटरवल वगैरह पढ़ी रखा है क्लास 11th के अंदर, तो हाइट जो होगी वो होगी करीब मान लो 150 सेंटीमीटर से लेकर के 160 सेंटीमीटर करीब करीब, है ना। तो इसका मतलब क्या है, ये क्या हो गया, कंटिन्यूस। ठीक है, इसके बीच में कहीं पर भी हो सकती है, तो इस बात को बोलते हैं कंटिन्यूस। आपने क्लास इंटरवल पढ़ी रखा है वैसे तो, पर मैं रिवाइज करा रहा हूँ कि जैसे ये चीज़ दे रखी है इसको क्या बोलेंगे, कंटिन्यूस। और डिस्क्रीट होता है कि जैसे मान लो क्वांटिटी है, लिखो डेफिनेशन लिख लो पहले, अ वेरिएबल विच कैन नॉट टेक ऑल पॉसिबल वैल्यूज, a variable which cannot take all possible values between two values is called discrete, उसे कहेंगे डिस्क्रीट है। ठीक है, यानी कि जैसे मान लो, लिख लो एग्जांपल, नंबर ऑफ मेंबर्स इन फैमिली, तो ऐसा थोड़ा ना बोलेंगे नंबर ऑफ मेंबर्स इन फैमिली जो है वो 4 से लेकर के 10 है, ऐसा थोड़ा ना होगा, या तो 4 होगा या 5 होगा या 6 होगा, है ना, इस तरह से। तो वो एक इंटरवल की फॉर्म में नहीं आएगा या कंटिन्यूस नहीं होगा, ठीक है ना। वो तो सिंपली ऐसे होगा 5 या सिंपली ऐसे होगा 6, ठीक है। तो ये फ़र्क होता है। और भी बता दो, कोई और एग्जांपल बताओ डिस्क्रीट वेरिएबल का, जैसे नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ फैमिली मैंने तुम्हें बताया, तुम बताओ कुछ। नंबर ऑफ व्हीकल्स आउटसाइड इटूज ऑफिस, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब डिस्क्रीट है, ठीक है ना। तो जब नंबर की बात आ जाती है तो फिर अपन इंटरवल की बात नहीं कर सकते, ठीक है। पर अगर मान लो जो डेटा है उसमें अपन कई सारे बच्चों की बात करें, हाइट ऑफ पीपल इन क्लास, तो वो यहाँ से यहाँ तक हो सकता है, ठीक है ना। आगे लिखो, अगला डेफिनेशन है, अगले तो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो बार बार यूज आएंगे, ये पढ़ लिया अपन ने, कंटिन्यूस, डिस्क्रीट। हाँ, इंपॉर्टेंट टर्म्स लिखो, रेंज। फिर रेंज यही होता है कि जैसे मान लो हाइट ऑफ पीपल है, उसका रेंज क्या है, ये 150 से लेकर के 160, जो बच्चों की हाइट है क्लास के अंदर, अगर वो यहाँ से यहाँ तक है तो ये क्या है, डेटा का रेंज है। लिख लो, द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज, द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ अ वेरिएबल इज कॉल्ड रेंज। यानी कि जैसे 150 है, 160 है, ये अपने को दे दिया, तो इस डेटा का जो रेंज है वो कितना हो जाएगा, अपर माइनस लोअर, है ना। लिख लो, फिलहाल इस केस में जो रेंज है वो हो जाएगा 160 माइनस 150 यानी कि 10। अच्छा, अगर मान लो अपने को दे रखा है वेट ऑफ पीपल इन क्लास, मान लो वो दे रखा है 20 kg से लेकर के 45 kg, तो इस डेटा का रेंज कितना हो जाएगा, 45 माइनस 20 यानी कि 25। अगर मान लो दे रखा है अपने को हाइट, वेट और क्या था, एज, है ना, मान लो एज दे रखा है अपने को 8 ईयर से लेकर के 10 ईयर, एज ऑफ स्टूडेंट इन क्लास, तो इस केस में रेंज कितना हो जाएगा, 2, ठीक है ना, रेंज आ जाएगा 2। आगे लिखो, वेरिएट, डेफिनेशन है वेरिएट। वेरिएट होता है पर्टिकुलर वैल्यू, है ना, वेरिएबल की अगर कोई पर्टिकुलर वैल्यू है तो उसे बोलते हैं वेरिएबल। लिख लो, पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड वेरिएट, पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड वेरिएट। आगे लिखो, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। अब ये बहुत सारे फॉर्म में हो सकता है, 9-10 तक अपन ने पढ़ा है, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, है ना, काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी हैं। लिख लो, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इज डन ऑन ग्राफ पेपर, ग्राफ पेपर अपन ने यूज़ किया है, इज डन ऑन ग्राफ पेपर बाय शोइंग बार ग्राफ, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, हिस्टोग्राम एक्सेट्रा। और भी कई होते हैं, पर अपन ने जो मोटा मोटा पढ़ा है वो मैंने आपको बता दिया। आगे लिखो, फ्रीक्वेंसी। तो जैसे मान लो एक बच्चा है,
ठीक है, उसका वजन 10 किलो है। एक और बच्चा है, उसका वजन 10 किलो है। एक और बच्चा है, उसका वजन 10 किलो है। और फिर एक है जिसका 15 है, फिर एक और है उसका 15 है, फिर 18, 19, 20। ये मान लो ये डेटा दे रखा है अपने को, कुछ बच्चों का वेट दे रखा है। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कोई चीज़ कितनी बार अकर कर रही है। तो मान लो एक बच्चे का जो वेट है इस डेटा के अंदर वो 3 बार अकर कर रहा है, तो वेट ऑफ 10 इज अकरिंग 3 टाइम्स। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेट 10 इज 3। कैसे बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी ऑफ वेट 10 इज 3, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेट 15 इज 2, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेट 18 इज अगेन 2, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेट 19 इज 1, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेट 20 इज अगेन 1। फ्रीक्वेंसी मतलब कोई चीज़ कितनी बार अकर कर रही है। लिख लो, नंबर ऑफ टाइम्स एन ऑब्जर्वेशन रिपीट्स, नंबर ऑफ टाइम्स एन ऑब्जर्वेशन रिपीट्स इन अ कलेक्शन ऑफ डेटा। एक डेटा कलेक्शन में कोई ऑब्जर्वेशन कितनी बार रिपीट हो रही है, वो रिपीटेशन कितनी बार हो रहा है, उस क्वांटिटी को कहते हैं उस डेटा का फ्रीक्वेंसी। तो 10 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 3, 15 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 2, 18 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 2, 19 की फ्रीक्वेंसी क्या है? 1, 20 की कितनी है? 1। आगे लिखो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। लिखो अरेंजमेंट ऑफ डेटा, अरेंजमेंट ऑफ डेटा showing frequency of each observation is called frequency distribution। जैसे मान लो यही डेटा अपने को लिखना है, तो इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऐसा हो जाएगा, वेट 10, फ्रीक्वेंसी 3, वेट 15, फ्रीक्वेंसी 2, वेट 18, फ्रीक्वेंसी 2, वेट 19, फ्रीक्वेंसी 1, वेट 20, फ्रीक्वेंसी 1। सो दिस इज द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, और ये क्या है? डिस्क्रीट है, इंटरवल थोड़ी ना, ये डिस्क्रीट है ना। आगे लिखो, अगला टाइटल है रॉ और अनग्रुप्ड डेटा। लिखो रॉ और अनग्रुप्ड डेटा, डेटा obtained in original form, data obtained in original form is called raw data और ungrouped data। ठीक है, जो रॉ डेटा है उसी को कहते हैं अपन अनग्रुप्ड डेटा। जैसे फॉर एग्जांपल लिखो, मार्क्स obtained by 25 students in मैथ्स पेपर। भाई मार्क्स obtained by स्टूडेंट्स इन मैथ्स पेपर है ना, मैथ्स के पेपर में बच्चों के नंबर कितने आए, ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। तो मैथ्स के पेपर में बच्चों के नंबर आए, जैसे मान लो मेरी क्लास के बच्चों के नंबर आए 85, 87 है ना, 87, 86, 85, 84, आउट ऑफ 100 है 94, 96, 97, 91, 91, 92, 83, 100। देख लेना 25 जब हो जाए 100, 91, 83, 84, 95। हाँ गौरव 25 हो गए, देखना 25 की जगह 15 ले लेना चाहिए था। 93, 93, 98, 99, 92, 88, 86 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 7 और 7 14 अगेन 21 और 4 चाहिए था ना, एक ज़्यादा हो गया है ना। ठीक है भाई, है ना। ये अपना मान लो 25 बच्चों के जो नंबर है मैथमेटिक्स के पेपर में इतने आए आउट ऑफ 100 इन लेट्स से रिव्यू टेस्ट। ठीक है, तो अब अपन बात करते हैं, मान लो ये डेटा है, तो दिस इज अनग्रुप डेटा। ठीक है ना, इसमें अपन ने कोई ग्रुपिंग नहीं कर रखी, ये बहुत ही रॉ डेटा है। ठीक है, तो इस तरह से डेटा को अगर ऐसे मतलब
सीधे उठा के आपके सामने पेश कर दिया तो उसे कहते हैं रॉ डेटा। हाँ, इसमें थोड़ा सा अपन ये कर सकते हैं कि इसको अपन है ना मैग्नीट्यूड वाइज अरेंज कर सकते हैं कि स्मॉलेस्ट से लेकर के हाईएस्ट की तरफ अरेंज करते हुए या हाईएस्ट से लेकर के स्मॉलेस्ट की तरफ अरेंज करते हुए, तो उसको कहेंगे अपन एरे। लिख लो, अरेंजिंग द डेटा इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर इज कॉल्ड एरे। अरेंजिंग द डेटा इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर इज कॉल्ड एरे। ठीक है, एरे का मतलब क्या होता है, डेटा इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज हो, ताकि वो इतना रॉ या कच्चा ना लगे, तो इसको एरे कहेंगे। बोलना भी सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 83 है क्या? हाँ, लिख लिया। 84 है, लिख लिया। और कहीं 84 है? 83 दो बार है? हाँ, 84 मैंने लिख लिया। और कहीं है 84? 85 है। और कहीं दिख रहा है 85? हाँ, 86 है। और कहीं है 86? 87 है ना, 87। और कहीं 87? 88। और क्या 89 कहीं है? 89 नहीं है, ठीक है। 90 कहीं है? 91। तो 91 और 92 है। 92 है। और 93 दो बार है। 94 का है? 94 और 95 और 96 वन टाइम है। 97 और 98 वन टाइम ही है। 99 और 100 लिख लो, तो इसको बोलेंगे एरे। ठीक है, दिस इज एरे। इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर उल्टा भी कर सकते थे, 100, 99, 98, 97 इस तरह से, तो उसको भी बोलते हैं अपन एरे। ठीक है, आगे लिखो। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अगला टाइटल है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर रॉ डेटा। तो रॉ डेटा के लिए कैसे अपन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं, तो इसी का बना देता हूं मैं। रॉ डेटा का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो ये क्या है, मार्क्स ऑब्टेन्ड। तो मार्क्स के लिए अपन एक कॉलम बनाए जिसमें सिंपली लिखा हो मार्क्स, और उसके बाद अपन बनाए फ्रीक्वेंसी। जैसे मार्क्स है, सबसे कम नंबर कितने हैं, 83, तो मार्क्स है 83, उसका फ्रीक्वेंसी कितना है, 2 है। फिर उसके बाद मार्क्स कितने हैं, 84, उसका भी फ्रीक्वेंसी कितना है, फिर क्या है 85, 2, फिर 86, फ्रीक्वेंसी 1 एंड डैश डैश है ना। इस तरह से आप बना लोगे, तो ये हो गया अपना डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। लिख लो डिस्क्रीट, क्योंकि इसमें क्या है, डेटा सेट के पॉइंट्स हैं, यानी कि डेटा इज मार्क्स दैट इज 84। मार्क्स का कोई रेंज नहीं दे रखा कि मान लो दे रखा होता है ऐसा, मान लो दे रखा होता है 80 से लेकर के 85। तो 80 से 85 में बच्चों ये बस इतना याद रखना कि 80 से 85 में 80 यानी कि छोटा इंक्लूडेड होता है और बड़ा एक्सक्लूडेड होता है। यानी कि इसका मतलब अपना इंटरवल ये लिखा हुआ है, फिर अगला वाला इंटरवल मान लो 85 से 90 है, तो इसका मतलब होता है 85 से लेकर के 90। ठीक है, ऐसा होता है। तो बताओ 80 से 85,
80 से 85 कितना आ गया, 1 2 3 4, ये आएगा नहीं आएगा ना, 4 आ जाएगा। अब 85 से 90 काफ़ी सारे आएंगे, 1 2 3 4 5 6 आ जाएंगे। कर लोगे है ना, 90 से लेकर के 95, 95 से 100, ठीक है। अब क्या आएगा, 100 भी तो आएगा, 100 मार्क्स है ना एक बच्चे के। यहाँ पर क्या आएगा, 95 पर क्लोज से लेकर के 95 पर ओपन, 100 पर ओपन। तो यहाँ पर 100 से लेकर के आप लेना चाहो तो ले लो, पर उसकी ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर केसेस में इसमें एग्जामिनर क्या करता है कि 100 डेटा देगा ही नहीं आपको, ठीक है। तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, आपके सारे डेटा जो है यहीं पर ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि 100 से आगे जो है वो लिखना मीनिंगलेस है, ठीक है। तो बेसिकली अपन एग्जाम्पल देख रहे थे, ठीक है। तो कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है कि एक इंटरवल, ठीक है। नीचे वाला होता है इंक्लूडेड और ऊपर वाला होता है एक्सक्लूडेड, ठीक है। हाँ भाई लिखो क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल होता है ईच ग्रुप into which the raw data is condensed. Each group into which the raw data is condensed is called class interval. ठीक है, हर ग्रुप जिसमें रॉ डेटा को कंडेंस किया गया उसको अपन कहते हैं क्लास इंटरवल। जैसे इस केस में जैसे ये वाला था, यहाँ तो कोई क्लास इंटरवल है ही नहीं, तो ये चीज़ तो इसमें कहीं क्लास इंटरवल नहीं आ रहा है। पर इससे क्या हुआ, अपना काम छोटा हो गया, काम आसान हो गया। नहीं तो इसमें सोचो ना, कॉलम में कितनी रोज हैं, एक रो, दूसरी रो, तीसरी रो, चौथी रो, पांचवी रो, डेटा जो लिखना भारी काम है यहाँ पर यहाँ पर बहुत सिंपल हो गया। कितने रोज आ रहे हैं, केवल 4 रोज में अपना काम हो गया। तो ये अपने आप में क्लास इंटरवल है, डेटा कंडेंस हो गया है। अब अपन केवल ये मानेंगे कि डेटा यहाँ से यहाँ के बीच में, अपन इसको भूल जाएंगे पूरी तरह, ठीक है। और भूलने का फंडा क्या होता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। बस आप तो याद रखना कि इस डेटा का कोई काम नहीं होता कई बार, और केवल इसका काम होता है कई बार, ऐसा होता है, वो मैं बताऊंगा आपको बाद में। पर ये ध्यान रखना काम कितना छोटा हो गया है, तो इसीलिए इसको प्रेफर किया जाता है, ठीक है। यानी कि इसके बेसिस पर अपन मीन, मोड, मीडियन वगैरह निकालेंगे, जो आपने 9th 10th में पढ़ा था। मीन, मोड, मीडियन इसके बेसिस पर निकाला जाएगा। इसके बेसिस पर कई बार से मीन निकालेंगे, ऐसा नहीं है, मीन निकालेंगे, इससे मीडियन निकालेंगे, मोड भी निकालेंगे। पर अब क्योंकि ये बहुत बड़ा है तो इसीलिए अपन इसको इंपॉर्टेंस देते हैं, ठीक है। हाँ आगे लिखो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो बहुत सारे तरीके हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करने के, तो उसमें आता है, लिख लो, बहुत सारे मीन्स आते हैं। लिखो अरिथमेटिक मीन स्लैश एवरेज, अरिथमेटिक मीन स्लैश एवरेज, वेटेड मीन, अरिथमेटिक मीन तो अपन जानते हैं, सिंपली AM, सीक्वेंस सीरीज चैप्टर में पढ़ा था अपन ने। अरिथमेटिक मीन या एवरेज, अरिथमेटिक मीन, एवरेज। हाँ और मैं क्या बोल रहा था अभी, वेटेड मीन, वेटेड मीन देखेंगे अभी अपन, मैं बताऊंगा सबका डेफिनेशन क्या होता है। थर्ड इज हार्मोनिक मीन, फोर्थ इज ज्योमेट्रिक मीन, रूट मीन स्क्वायर, RMS कहते हैं उसको, रूट मीन स्क्वायर, और मीडियन और मोड। मीडियन और अगला होता है मोड। अब इसमें क्या है कि RMS, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, एवरेज, ये अपन ने पढ़ रखा है, पर फिर भी मैं आपको दोबारा बताऊंगा एक बार, ताकि स्टैटिस्टिक्स के नज़रिए से अपन ये चीज़ें देख पाएँ, ठीक है। मीडियन और मोड अपन 9th 10th में पढ़ चुके हैं, पर दोबारा बताऊंगा मैं कि इस बार इनके फॉर्मूले चेंज हो गए हैं, थोड़ा वेरिएंस आता है, वेरिएंस, कोवेरिएंस, ये सब इंट्रोड्यूस होता है, और स्टैंडर्ड डेविएशन आता है इस बार, ठीक है। तो देखेंगे अपन। हाँ भी लिखो अरिथमेटिक मीन फॉर अनग्रुप्ड डेटा। ग्रुप्ड डेटा के अंदर क्या होता है, ये अनग्रुप्ड डेटा है, ये ग्रुप डेटा है।
तो अनग्रुप्ड डेटा के अंदर तो आप ऐसा करो, सिंपली आप एवरेज निकालने के लिए एक बहुत बेसिक बात ध्यान रखो, एवरेज निकालना है, ठीक है। तो एवरेज इज इक्वल टू सम टोटल ऑफ ऑल quantities divided by total number of quantities, total number of quantities, ठीक है। आप क्या सारी क्वांटिटीज़ को ऐड कर दो और डिवाइड कर दो जितनी भी क्वांटिटीज़ है उनसे, तो इससे आपको मिल जाएगा एवरेज ऑफ द क्वांटिटी या एवरेज ऑफ उन नंबर्स का, जो भी डेटा है उसका एवरेज। अब इसी में क्या है, अब मान लो कोई जो डेटा है वो किसी फ्रीक्वेंसी के साथ अगर कर रहा है, ठीक है, तो क्या करेंगे अपन, इसको लिखते हैं सम को, है ना, लिखो सिग्मा लिखो n आर द नंबर ऑफ क्वांटिटीज, n आर द नंबर ऑफ क्वांटिटीज and x1 x2 x3 dash dash xn are the observations, ठीक है। n आर द क्वांटिटीज एंड x1 x2 xn आर द ऑब्जर्वेशंस, ये ऑब्जर्वेशंस है और n टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी है। तो ये सिग्मा xi का मतलब क्या होगा भाई, ये शॉर्टकट लिखा हुआ है ना, सिग्मा xi लिख लो। सिग्मा xi का मतलब है x1 प्लस x2 प्लस x3 डैश डैश प्लस xn, ठीक है। इसको हाईलाइट कर लो, इसको भी हाईलाइट कर लो। अब एक छोटा चुन्नू मुन्नू सवाल कर लेते हैं अपन, लिखो फाइंड एवरेज ऑफ वेट ऑफ 3 स्टूडेंट्स, एवरेज ऑफ वेट ऑफ 3 स्टूडेंट्स whose respective weights are 30 kg, 40 kg, 50 kg। इन बच्चों का वजन अपने को उसका एवरेज बताना है। तो एवरेज कितना हो जाएगा, इन क्वांटिटीज़ को ऐड कर दो, 30 प्लस 40 प्लस 50, और टोटली कितनी क्वांटिटी है, 3, तो 3 से डिवाइड कर दो, तो कितना आ गया 120/4/3, कितना जाएगा 40 आ जाएगा। तो 40 kg इज द एवरेज वेट ऑफ द स्टूडेंट्स या बच्चे, ठीक है। ठीक है, तो एवरेज वेट जो है ये है। अब मैं ये कह रहा था कि कई बार क्या होता है, कुछ क्वांटिटीज़ की कुछ फ्रीक्वेंसी होती है, यानी कि ऐसे मान लो कि लिखो अगला सवाल, फाइंड एवरेज वेट ऑफ 30 30 30 30 40 40 50 50 50, ठीक है। मान लो कुछ बच्चे हैं क्लास के अंदर, उनका वजन है 30 30 30 30, 4 बच्चे जिनका वजन 30 है, 2 बच्चे जिनका वजन 40 और 3 बच्चे जिनका वजन है 50। अब एवरेज निकालना है, देखो फाइंड एवरेज। तो एवरेज क्या होगा, सबको जोड़ दो, 30 प्लस 30 प्लस 30 4 बार, 40 2 बार और 50 3 बार, और डिवाइडेड बाय 4 और 2 6 और 3 9, ठीक है। ये तो हो गया अपना टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज। तो भाई 30 × 4 कितना हो जाएगा, 120 प्लस 80 प्लस 150 डिवाइडेड बाय 9, तो कितना हो गया 200, 350 आ गया, 350/9, तो कितना आ जाएगा 9 3 27, ठीक है। फिर कितना आ गया 80, है ना 80, तो 9 9 81, तो 9 9 9 9 8 72 पॉइंट। अब कितना आ गया 80, तो अगेन वही 9 8 72, 88 आता जाएगा, तो 8 9 कर दो आप, 38.89। दिस इज द एवरेज वेट, ये है एवरेज वेट ऑफ द स्टूडेंट्स। पर भाई कई बार क्या होता है, जब कोई चीज़ बार बार अकर कर रही होती है, तो हमें पता है आगे चल के जो कैलकुलेशन है वो कैसे होने वाली है, यानी कि क्या आने वाला है, 30 × 4, 40 × 2 और 50 × 3 आने वाला है, यानी कि इनकी फ्रीक्वेंसी, यानी कि 30 का जो
लिख लो 30 का जो डेटा है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 4, 40 का जो डेटा उसकी फ्रीक्वेंसी है 2, 50 का जो डेटा उसकी फ्रीक्वेंसी है 3। ठीक है, तो ये है XI और इसको बोल देते हैं FI। तो अब एवरेज निकालते हैं, तो एवरेज हो जाएगा सिग्मा FI, यानी कि आप जोड़ दो भाई टोटल कितनी क्वांटिटी जाएंगे 4 + 2 + 3। ठीक है, और ऊपर कितना आ जाएगा 30 × 4 + 40 × 2 + 50 × 3, यानी कि ऊपर आएगा सिग्मा XI मल्टीप्लाइड बाय FI डिवाइडेड बाय सिग्मा FI। हाँ भाई, इसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। ठीक है, सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI, ये होता है एवरेज। पिछला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला यानी कि सिग्मा XI अपॉन n वो और ये सेम है, बस इसमें क्या है कि कुछ चीज़ें अगर बार बार अकर हो रही हैं तो उसके लिए अपन FI वाली चीज़ यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि इवेंचुअली आना तो यही है। ठीक है, फॉर अनग्रुप्ड एंड ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी लिखो भाई। भाई ये तो बता दिया मैंने आपको अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी के लिए, तो ठीक है लिख लो फॉर अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी, यही तो है अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अनग्रुप्ड का मतलब है कोई इंटरवल नहीं लिया गया है ना, ग्रुप्ड का मतलब क्या होता है इंटरवल। तो अपन ने अनग्रुप्ड लिया है कि कुछ बच्चों का वजन है 30, वो कितने हैं, अगर अपन लेते 30 से 40, 40 से 50 तो उसे क्या कहते हैं ग्रुप्ड। ठीक है, तो अपन देख रहे हैं ग्रुप्ड का, लिख लो ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी लिखो। इफ X1 X2 X3 dash dash Xn are values of variate with corresponding frequencies F1 F2 F3 dash dash Fn, then average is अगेन वही फॉर्मूला है सिग्मा FI XI डिवाइडेड बाय सिग्मा FI। अब ग्रुप्ड में ये X1 X2 X3 Xn आए कैसे, है ना, तो ये मैं बताता हूँ, ये 9-10 में पढ़ा था अपन ने। मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ आपको। ठीक है, जैसे मान लो एक इंटरवल दे रखा है 10 से 20, अगला दे रखा है 20 से 30, अगला दे रखा है 30 से 40। तो ऐसे केस में अपन XI कैसे सेलेक्ट करें भाई, XI तो एक वैल्यू होती है ना, ये लिखा है 10 किलो से 20 किलो, तो आप इसमें XI क्या लोगे, वहाँ तो XI क्लियर था कि एक बच्चे का वजन जो है तो 30 किलो है, तो आप उसने 30 जोड़ते के चले गए 4 बार। पर इसमें कई बच्चे हैं जिनका वजन जो है 11 है, कुछ का 12 हो सकता है। ठीक है, जैसे मान लो इसकी फ्रीक्वेंसी 7 दे रखी है, तो ऐसा हो सकता है 11, 11, 12, 13, 15, 16 कितने हो गए हाँ। तो हो सकता है बच्चों का वजन ऐसा हो तो 10 से 20 के बीच में इस तरह से ये 7 आ रहा हो। पर प्यारे बच्चों देखो, अगर अपने को इंटरवल दे रखा है 10 से 20 तो XI लेने का या अज्यूम करने का एक तरीका होता है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जाते। लिखो, वी डोंट वॉन्ट टू गो इन टू डिटेलिंग और एग्जैक्ट कैलकुलेशन, वी डोंट वॉन्ट टू डू एग्जैक्ट कैलकुलेशन। हम एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना ही नहीं चाहते, हम आलसी हैं, हम गलत डेटा प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, पर वो गलत डेटा क्या अपनी मजबूरी है, इतना कौन कैलकुलेट करेगा, इतना टाइम किसके पास है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, वी अज्यूम, लिखो, वी अज्यूम द ऑब्जर्वेशंस टू बी सेंट्रली लोकेटेड इन द इंटरवल, वी अज्यूम द ऑब्जर्वेशंस टू बी सेंट्रली लोकेटेड इन द इंटरवल। हम मान लेते हैं सारी ऑब्जर्वेशन सेंट्रली लोकेटेड है, यानी कि इनका सेंटर कहाँ पर आएगा, इनके एवरेज पर, अपर प्लस लोअर अपॉन 2, इसको बोल देते हैं अपन XI। ठीक है, तो इस केस में XI कितना आ जाएगा 15,
इस केस में xi कितना आ जाएगा 25, इस केस में xi कितना आ जाएगा 35। तो ये आ गया आपका fi, वो तो दिया हुआ है आपको। अब आप निकाल लो यहाँ पर सिग्मा fi xi, है ना। तो 7 × 15 कितना हो जाएगा एंड सो ऑन, ठीक है। और इस तरह से आपका सिग्मा fi xi आ गया ऊपर वाला, और सिग्मा fi भी आपको पता है, ये पता है, ये पता है, तो आप ये निकाल सकते हो, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था ना कि ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी के अंदर अपन कैसे एवरेज निकालें, तो उसका जवाब ये है कि अगर अपने को इंटरवल दे रखा हो तो अपन इंटरवल का जो मिड पॉइंट है वो मान लें xi, ठीक है। भले ही ये गलत बात है, क्योंकि अगर सारी ऑब्जर्वेशंस ऐसी हो गई 11 11 11 11, तो क्या इनका जो सम है या इनकी वैल्यू क्या 15 के बराबर है? नहीं है। पर हमारी मजबूरी है, हम आलसी हैं, हम एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं करना चाहते, इतना इस दुनिया के पास टाइम नहीं है, इसीलिए हम क्या मानते हैं, इन सारी ऑब्जर्वेशंस को मान लेते हैं 15 के बराबर, यानी कि सारी ऑब्जर्वेशंस दे आर सेंट्रली लोकेटेड। लिख लो, अजम्पशन इज ऑब्जर्वेशंस आर सेंट्रली लोकेटेड। इस अजम्पशन के बेसिस पर ही अपन ये कैलकुलेशन बिठा रहे हैं, नहीं तो ये कैलकुलेशन सही नहीं है, ठीक है। पर पूरी दुनिया इसी फॉर्मूले को यूज़ करती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो अब इसमें क्या है, ये तो थोड़ा क्या है, थोड़ा टीडीएस है, ये भी टीडीएस है, समझ रहे हो, ये भी टीडीएस है, इंटरवल वाला भी। तो इसको भी थोड़ा और छोटा करने के लिए लिखो, टू फर्दर रिड्यूस कैलकुलेशंस, हम इसमें भी चाहते हैं कि थोड़ी सी क्या रियायत मिल जाए, थोड़ा मज़ा आ जाए, थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो, ठीक है। ये बात भी आप 9-10 में पढ़ चुके हो, ठीक है। टू रिड्यूस कैलकुलेशंस अ शॉर्टकट मेथड इज यूज्ड which is called assumed mean method. Assumed mean मेथड, ठीक है। assumed mean मेथड जो है वो अपने आप में एक शॉर्टकट होता है। लिखो, assume एवरेज टू बी ए। मान लेते हैं अपन कि जो डेटा है उसका एवरेज जो है ए, ठीक है। आपने एवरेज ए मान लिया, तो इसके अंदर क्या कैलकुलेशन ऐसी होगी कि यही कैलकुलेशन है, कर आप यही रहे हो, कुछ नया काम नहीं कर रहे हो, आप बिल्कुल यही काम कर रहे हो। पर क्या है, यहाँ पर अगर आप मल्टीप्लाई करोगे ना सिग्मा fi xi, तो क्या बड़ा आ रहा है, ये भी नंबर बड़ा आ रहा है, ये भी नंबर बड़ा आ रहा है, तो यहाँ जोड़ने में तकल्लुफ हो रही है। तो उस तकल्लुफ को कम करने के लिए अपन ये वाली कैलकुलेशन यूज़ करते हैं। तो इस केस में क्या होता है, जैसे मान लो एक टेबल में बना के बता देता हूँ आपको, छोटी सी टेबल बना रहा हूँ और पूरा नहीं करेंगे कैलकुलेशन को। मान लो दे रखे हैं, ये वेट दे रखा है, मान लीजिए वेट दे रखा है, अगला है फ्रीक्वेंसी, ऐसा दे रखा है अपने को, तो ये आ जाएगा xi। सबसे पहले xi निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा 15, 25, 35, 45 एंड डैश डैश। मैं आइडिया बता रहा हूँ आपको, आइडिया बता रहा हूँ, di, ये फॉर्मूला लिखो, एक di होता है डेविएशन, होता है xi माइनस ए, di इज इक्वल टू xi माइनस ए। अब xi जो है, a आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो, लिख दो, यू कैन सेलेक्ट एनी नंबर, खुला, कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला जो है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, a आप कुछ भी ले लो, ठीक है। अज्यूम a टू बी एनी नंबर, यू कैन अज्यूम एनी नंबर, बट अगेन फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस एंड लेस कैलकुलेशंस, वी अज्यूम a टू बी वन ऑफ xi एंड मिडिल वैल्यू। पहली बात तो a को वो मानेंगे जो कोई xi है, पहली बात तो कोई एक xi है, और xi में भी मिडिल वाला, यानी कि जैसे मान लो आप ये देख रहे हो, आप कितने ऑब्जर्वेशन है, ये 5 है,
तो 5 में मोस्टली आप क्या मानो, मिडिल वाले को मानो। लिखो a इज इक्वल टू 35। हियर अज्यूम a इज इक्वल टू 35। हाँ, अगर मान लो अगर ये 5 है तो a को 35 ही मानो सबसे कम कैलकुलेशन के लिए। लिखो 60 से लेकर के मान लो 70 है। अगर मान लो इवन है तो दो ऑप्शन है आपके पास। लिखो इफ इवन ऑब्जर्वेशन, इवन इंटरवल्स, इवन नंबर ऑफ इंटरवल्स। अगर 6 इंटरवल है, 6, 1 2 3 4 5 6, अगर 6 इंटरवल है तो आप थर्ड या फोर्थ किसी में से एक को मान लो। लिखो एनी वन ऑफ द थर्ड और फोर्थ, एनी वन ऑफ द थर्ड और फोर्थ कैन बी अज्यूम्ड एज ए। ए क्या होता है, अज्यूम्ड मीन। लिख लिया, ठीक है भाई, आगे लिखो। तो डी आई कैलकुलेट करके बताना जरा। मान लो ये इसी में मान ले 35 मान ले, तो डी आई कितना आएगा भाई, एक्स आई कितना है 15, 15 माइनस 35 मान लेते हैं, है ना। हाँ, तो 15 माइनस 35 कितना हो गया बालक, बोलते रहो। तो ऐसा कर लेना, पहले डी आई निकाल लेना, फिर क्या निकालेंगे, एफ आई डी आई। एफ आई डी आई बोल दो कितना आएगा, वेरी गुड। सिग्मा एफ आई डी आई बता दो। देखो यही फायदा होता है, इन दोनों में क्या कट्टस हो जाएगा, ठीक है, उसी से फायदा होगा। तो 90, ये कितना गया 190 आ रहा है ना, ये कितना गया 170, ये 200 आ रहा है, 200 और 190 तो कितना आ गया 10 आ गया। देखा कितना छोटा नंबर बना। तो इसका फॉर्मूला लिखो, एक्स बार, बार का मतलब क्या होता है, एवरेज, एवरेज ऑफ द डेटा इज गिवन बाय ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई। इसको हाईलाइट करो, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करो। ये 10th क्लास का फॉर्मूला है, इसी के बेसिस पर आईआईटी के सवाल आने वाले हैं। मीन निकालने में बहुत ही हेल्पफुल है ये फॉर्मूला, ठीक है। अब क्या होता है, ये हो गया अपना एक शॉर्टकट मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड। यहाँ पर ए कैन बी एनी नंबर, ये आप कुछ भी ले लो, पर सुविधा के लिए अपन कैलकुलेशंस की कमी के लिए इनका एडिशन सुंदर आए, छोटा नंबर आए, इसीलिए अपन क्या करते हैं, बीच का कोई नंबर लेते हैं, ठीक है। जीरो का फायदा तुम जानते ही हो, किसी भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, जीरो। आगे लिखो नेक्स्ट, बेटर शॉर्टकट, बेटर शॉर्टकट, शॉर्टकट से भी बेटर शॉर्टकट। स्टेप डिवीजन मेथड, स्टेप डिवीजन मेथड। भाई 10 से मल्टीप्लाई करना, 10 से 20 से 30 से मल्टीप्लाई करना ज़्यादा आसान है या 1 2 3 से मल्टीप्लाई करना ज़्यादा आसान है? अरे बेवड़े हो क्या है, 10 से मल्टीप्लाई करना ज़्यादा आसान है या 1 से मल्टीप्लाई करना ज़्यादा आसान है? हाँ हाँ 1 2 3, तो 1 2 3 से मल्टीप्लाई करना जो है ज़्यादा आसान है एज़ कम्पेयर टू 10 20 30, ठीक है। तो जैसे मान लो यहाँ पर दे रखा है -20, -10, 0 10 20 30। काश यहाँ पर क्या होता, -2 -1 0 1 2 3। तो इसी बात को कहते हैं स्टेप डिवीजन मेथड। तो इसमें क्या अपन एक और कॉलम ऐड कर लेते हैं, यहाँ पर ऐड कर लो। इस एफ आई डी आई की अपने को जरूरत नहीं है, और अपने को इसकी भी जरूरत नहीं है। अपन एक नई चीज डिफाइन करी, लिखो यू आई, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, और या फिर डी आई अपॉन एच भी बोल सकते हो। लिखो यू आई इज इक्वल टू, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डी आई कितना होता है, एक्स आई माइनस ए, याद रखना। यू आई कितना होता है, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, याद रखना। एच क्या होता है, लिखो लेंथ ऑफ इंटरवल,
लेंथ ऑफ इंटरवल कितना होता है, अपर माइनस लोअर लेंथ ऑफ इंटरवल, तो h हो जाएगा, लेंथ ऑफ इंटरवल कितना है 10 है। हाँ भाई करना जरा, कितना आ जाएगा, ठीक है आएगा। अब अपन ने क्या किया, एफ आई यू आई लिखा, एफ आई यू आई लिखवाना अब जरा, ऐड करना, कितना आएगा -19 और ये कितना आ गया 20, तो कितना आ गया 1, यानी कि 10 से कम। तो ये और सुविधा हो गई अपने को, लेकिन इस केस में x बार होता है, लिखो x बार इज इक्वल टू a प्लस, याद है 10th में, बताओ क्या था, सिग्मा एफ आई यू आई सिग्मा एफ आई इंटू एच। ये आपने जो इफेक्ट स्टार्टिंग में डाला, जैसे आपने स्टार्टिंग में स्पेशल इफेक्ट डाल दिए, तो आखिरी में स्पेशल इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए उसका रिवर्स इफेक्ट डाल दो। आपने h से डिवाइड कर दिया सब कुछ, और अब आप h से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। इसको हाईलाइट करो, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये स्टेप डिवीजन वाला फॉर्मूला, इससे पहले वाला था अज्यूम्ड मीन वाला फॉर्मूला, ठीक है। और बाकी जो नॉर्मल फॉर्मूले सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, वो तो है मीन का नॉर्मल फॉर्मूला, ठीक है। अभी आगे लिखते हैं, अपन क्वेश्चन पर आते हैं। ये मैंने बता दिए सारे मेथड। एग्जाम्पल लिखो, क्वेश्चन, इफ द मीन ऑफ द सीरीज x1 x2, भाई ये थोड़ा गड़बड़ हो गया है ना, मीन ऑफ द सीरीज ये लिखा है x1 सब्सक्रिप्ट है, x3 डैश डैश xn इज x बार, ठीक है। यहां से यहां तक काट दो, मीन ऑफ द सीरीज इज x बार, ये दे रखा है। देन द मीन ऑफ द सीरीज, भाई यहां पर जो लिखा हुआ है वो है x सब्सक्रिप्ट i, और आगे ऑफ कोर्स वही लिखा हुआ है 2 मल्टीप्लाइड बाई i इज इक्वल टू 1 2 से n विल बी, ठीक है। तो क्या होगा ये बताना है अपने को, तो बहुत सिंपल है। अपने को क्या दे रखा है, लिखो गिवन x बार इज इक्वल टू x1 प्लस x3 प्लस xn अपॉन n, ठीक है। x बार ये अपने से क्या पूछा है, देन द मीन ऑफ द सीरीज, तो मीन ऑफ द सीरीज के लिए अपन क्या है, सीरीज की टर्म लिखें। तो सीरीज की टर्म में जैसे i 1 है, तो इस पूरी सीरीज में अपन ने क्या रख दिया, i की जगह 1, तो i की जगह 1 रख के क्या बनेगा, देखो x1 प्लस 2, i की जगह 2 रख के क्या बनेगा, x2 प्लस 4, फिर बनेगा x3 प्लस 6 डैश डैश, फिर क्या बनेगा xn प्लस 2n। अब इनका एवरेज निकालना है, तो इनका एवरेज को बोल देते हैं अपन x डैश का बार, नया एवरेज x डैश का बार, तो हो जाएगा x1 प्लस 2 प्लस x2 प्लस 4 डैश डैश xn प्लस 2n, और ये ऑब्जर्वेशंस भी टोटल कितनी है, n है, ठीक है। तो इसमें एक पार्ट तो तुम ये देख पा रहे हो x1 x2 xn, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, x1 x2 xn अपॉन n, वो बाय डेफिनेशन क्या है, x बार। बाकी जो बचा उसको लिखते हैं अपन 2 प्लस 4 प्लस 2n होल डिवाइडेड बाय n। हाँ भाई, पहले n इवन नेचुरल नंबर्स के सम का फॉर्मूला याद होना चाहिए। पहले n नेचुरल नंबर्स का सम होता है n प्लस 1 बाई 2, पहले n ऑड यानी कि 1 3 5 से लेकर के 2n माइनस 1 का होता है n स्क्वायर, 2 4 6 8 से लेकर के 2n का होता है n स्क्वायर प्लस n। या AP से कर लो, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय n, तो ये n से n कट जाएगा, तो कितना रहा x बार प्लस n प्लस 1, ठीक है। ये अपना आंसर, तो x बार प्लस n प्लस 1 ये नया एवरेज हो जाएगा, बी ऑप्शन आंसर है, ठीक है। हाँ भाई आगे लिखो अगला क्वेश्चन, फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अपने को एक्साई दे ही रखा है, पहले से एक्साई दे दिया तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है।
क्या करें, इसको डायरेक्ट ही कर देते हैं अपन, है ना, सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई। अभी सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना आएगा, 5 4 ज़ा 20, 8 5 ज़ा 40 प्लस 11 6 ज़ा 14 10 ज़ा और 17 इंटू 20 डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई, यानी कि 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 10 प्लस 20। तो 20 और 40 कितना हो जाएगा, 60, 60 और 66 कितना हो जाएगा, 126, 126 और 140 ये हो जाएगा 140 और 126 है ना, तो 266, 266 और 340, 266 और 340 606 आ रहा है क्या, है ना, 606 डिवाइडेड बाय 9 15 15 और 30 कितना हो जाएगा 45। इसमें 3 तो सीधे सीधे दिख रहा है, कट जाएगा, है ना, तो 3 काट के कितना आएगा 202 डिवाइडेड बाय 15। फिर अपन पहले 5 काट लेते हैं, तो 5 काट के आएगा 4, ठीक है, ये आएगा। फिर अब 3 काट लेते हैं, 3 13.467, ठीक है। फाइंड द अरिथमेटिक मीन, तो एवरेज है 13.467। फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें अपन क्या है वो अज्यूम्ड मीन वाला मेथड लगा सकते हैं ना। हाँ भी क्या कर लें, अज्यूम्ड मीन क्या मान लें अपन, एक्सआई देखो बीच में कौन फंस रहा है, 25 है 35, लिखो लेट अज्यूम्ड मीन बी, अज्यूम्ड मीन इज इक्वल टू 25, ठीक है। तो अपन ने डी आई निकाल लिया, यहीं पर कर लेते कैलकुलेशन। डी आई कितना होगा, एक्स आई माइनस ए, तो 5 माइनस 25 30 आएगा। अब क्या है, एफ आई डी आई कैलकुलेट करते हैं, माइनस ठीक है, ये आएगा। अब ये और ये तो कट जाएगा, 180 तो कट ही गया, यहाँ से कितना आ जाएगा 100, 300 आ रहा है, तो सिग्मा एफ आई डी आई आ गया 300, ठीक। अब फॉर्मूला बोलो, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई। हाँ तो ए कितना है 25, एफ आई डी आई कितना है, और टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी तो ऐड करना पड़ेगा, कितना गया 30 57 77 77 और 23 90 100 आ रहा है ना, 77 और 23 कितना हो जाएगा 100, तो आंसर आ गया 28। बहुत सिंपल, ठीक है। चाहे अपन इसमें ना वो यू आई भी निकाल सकते थे, क्योंकि यू आई में क्या होता है, ये क्या है फर्दर 10 से डिवाइड हो जाता है, यानी कि -24 -18। खैर कोई बात नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप थोड़ा सा लेंदी कर दें, कैलकुलेशन फास्ट करें, उससे काफ़ी फर्क पड़ता है। इफ अ वेरिएबल टेक्स, नोट्स उतारने के लिए वीडियो को पॉज करें, ठीक है ना। इफ अ वेरिएबल टेक्स द वैल्यू 0 1 to n with frequencies proportional to the binomial coefficient nc0 nc1 ncn, then the mean of the distribution is। तो इसने क्या बोला है, फ्रीक्वेंसीज प्रोपोर्शनल टू, यानी कि एफ आई जो है इनके प्रोपोर्शनल है। तो जब भी अपन बोलते हैं ना कि कोई चीज़ किसी के प्रोपोर्शनल है, जैसे एफ आई इज प्रोपोर्शनल टू मान लो NC0 ऐसे करके बोला है, या NCR, तो अपन ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाने के लिए क्या कर सकते हैं, कोई कांस्टेंट यूज कर सकते हैं, लैम्डा टाइम्स NCR। लिख लो एफ आई इज इक्वल टू लैम्डा NCR। एफ आई इज इक्वल टू लैम्डा NCR। तो वेरिएबल टेक्स वैल्यू दिस 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 विथ फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल टू, तो लिख लो एफ आई
F1 कितना हो जाएगा, हाँ लेमडा इंटू C0, F1 हो जाएगा ये, F2 कितना हो जाएगा, लेमडा इंटू C1, F3 कितना हो जाएगा, लेमडा इंटू C2, NC1 NC2 को बोल रहा हूँ C1 C2 ऐसे। और क्वांटिटी तो पता ही है 0, तो क्या कहो, जैसे पहली क्वांटिटी है वो 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, ऐसे। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई, हाँ ये कितना आ जाएगा 0 प्लस लेमडा इंटू 1 मल्टीप्लाइड बाय C1 प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय C2 प्लस 3 इंटू C3 डैश डैश प्लस n इंटू Cn डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई कितना है, हाँ लेमडा इंटू C0 प्लस C1 प्लस Cn, ये। हाँ भाई, अब लेमडा इंटू C1, तो इसको कैसे निकाले अपन, इसके लिए अपन बायनोमियल सीरीज लिखते हैं। अपन ने बायनोमियल चैप्टर पढ़ ही लिया है, 1 प्लस एक्स की पावर n बराबर होता है NC0 प्लस NC1 इंटू एक्स की पावर 1 NC2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस NCn इंटू एक्स की पावर n। अब इसको अगर आप डिफ्रेंशिएट कर दोगे ना और उसमें x की जगह 1 रख दोगे तो ये आपको मिल जाएगा। लिखो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स, तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा n-1। कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना आएगा 0, x का डेरिवेटिव आएगा 1, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2x, फिर अगला एक्स क्यूब का डेरिवेटिव कितना आएगा 3x स्क्वायर, और आखिरी में x की पावर n का डेरिवेटिव आएगा n इंटू एक्स की पावर n-1। ठीक, अब पटाख से दिख रहा है इस दुनिया में जहाँ जहाँ x है x की जगह आप 1 रख दो तो उससे आपको ये तस्वीर मिल जाएगी। तो यहाँ पर 1 रख करके कितना आएगा 1 + 1 2, क्या आएगा n इंटू 2 की पावर n-1। ठीक है भाई, तो अपने को ये न्यूमरेटर वाला पार्ट, अच्छा लेमडा लेमडा तो कट ही जाएगा, तो ऊपर वाला पार्ट कितना है n इंटू 2 की पावर n-1, और सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम तो यहाँ से दिख रहा है, इसमें x की जगह 1 रख करके सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम कितना आता है 2 की पावर n, तो नीचे आ रहा है 2 की पावर n, तो आ जाएगा n/2, है ना, ये अपना आंसर। अच्छा क्वेश्चन था ये, तो दिमाग में रखना कि क्या चीज़ क्या होती है। ठीक है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई होता है एवरेज का फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूले याद रखने अपने को ना, आंसर बॉम्बे ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ द मार्क्स फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल इज, एवरेज बताना है। तो सबसे पहले मैंने बताया आपको, अगर आपको इंटरवल दे रखा है तो आपको एक्स आई लेना पड़ेगा। एक्स आई क्या होता है, इंटरवल्स का मिडिल वैल्यू या सेंट्रल वैल्यू। तो अगर इंटरवल 0 से 10 है तो सेंट्रल वैल्यू कितना होगा 0 + 10/2 यानी कि 5। तो अपन लिख लेते हैं एक्स आई, बोलो बोलते रहो, शाबाश। ठीक है, ये सेंट्रल वैल्यू। अब डी आई यू आई निकाल लेते हैं मैं सीधे। एच का वैल्यू कितना है 10। क्या माने इसमें से 1 2 3 4 5 6, इसको मान लो। भाई 5 - 25 कितना आएगा -20/2। यू आई का फॉर्मूला लिख देते हैं अपन। ठीक है, तो एक्स आई का वैल्यू कितना है 5, ए का वैल्यू है 25। 5 - 25 कितना होगा -20/10 कितना हो जाएगा -2। हाँ बोलो ठाकुर। सिग्मा एफ आई यू आई बता देना, यानी कि एफ आई दिस इंटू दिस -18 0 6 3 18 18 गॉन। यहाँ कितना आ गया -4 34 और -4 30 आ जाएगा।
तो सिग्मा एफ आई यू आई अपन ने कैलकुलेट किया, दिस इज कमिंग आउट टू बी 30. सो आर फॉर्मूला इज, हाँ भाई फॉर्मूला क्या होता है बोलो, एक्स बार इज इक्वल टू शाबाश ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाइड बाय एच. ठीक है, ये होता है. ए का वैल्यू कितना है, क्या अज्यूम किया था 25, एफ आई यू आई कितना आया 30, सिग्मा एफ आई सारी फ्रीक्वेंसीज का सम दे रखा है क्या, नहीं दे रखा. तो कितना आ गया 30, 57, 77, 100 आ रहा है. और एच कितना आया था 10, तो ये 3 आ गया 28. तो आंसर है बी ऑप्शन. ठीक है, वेटेड मीन है ना. अपन नेक्स्ट टॉपिक पर आ गए. लिखो वेटेड मीन. वेटेड मीन बिल्कुल जैसे अपन ने कई सारी फ्रीक्वेंसीज दे रखी होती है डिस्क्रीट के लिए, जो ग्रुप अनग्रुप डेटा का था फॉर्मूला, बिल्कुल वैसा ही है. जैसे फ्रीक्वेंसी का जो काम है वही वेट्स का काम है. ठीक है, लिख लो ये फॉर्मूला. इफ W1, W2, W3, if W1, W2, W3, dash dash, Wn are weights assigned to values. जैसे अपन फ्रीक्वेंसी असाइन कर देते हैं xi को, वैसे यहाँ पर वेट्स असाइन कर देते हैं xi को. आर वेट्स असाइन टू x1, x2, डैश डैश xn रिस्पेक्टिवली. यानी कि x1 को वेट असाइन किया है W1, जैसे x1 की फ्रीक्वेंसी है f1, x2 का वेट है W2, जैसे x2 की फ्रीक्वेंसी है f2 होती है, x3 की वेट है W3. ठीक है, और xn का वेट है Wn. ठीक है, तो बस वही फॉर्मूला लगा दो. लिखो वेटेड एवरेज इज इक्वल टू, वेटेड एवरेज इज इक्वल टू क्या किया था अपन ने, एक्स आई इंटू एफ आई, तो x2 W2 डैश डैश प्लस xn Wn डिवाइडेड बाय W1 प्लस W2 डैश डैश प्लस Wn. और शॉर्टकट में जैसे अपन वो फ्रीक्वेंसी वाला लिखा था वैसे यहाँ पर आएगा सिग्मा WI XI डिवाइडेड बाय सिग्मा WI. इसको हाईलाइट कर लो, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो. अभी इसका रोल क्या है, जैसे कई बार क्या होता है कोई चीज़ ज़्यादा बार अकर कर रही है, ठीक है, तो समझ में आ ही रहा है कि हाँ उसका वजन ज़्यादा है. जैसे मान लो मनोज चौहान, तो मनोज चौहान अगर 4-5 हैं एक क्लास के अंदर, तो इसका मतलब क्लास काफ़ी इंटेलिजेंट हो जाएगी. ठीक है, तो किसी चीज़ का वजन ज़्यादा बढ़ गया. ठीक है, तो कोई चीज़ अगर ज़्यादा अकर कर रही है तो ऑटोमेटिकली उसकी तरफ जो है एवरेज का झुकाव होगा. जैसे मान लो 100 किलो का बच्चा है, 100 किलो के 3 बच्चे हैं. ठीक है, और बाकी जो है 50 किलो के, मान लो एक 50 का एक 30 का है, तो एवरेज किसके आसपास आएगा, 100 के पास. क्यों? क्योंकि 100 ज़्यादा नंबर है और ये ज़्यादा बार अकर कर रहा है. ठीक है, तो कोई चीज़ अगर ज़्यादा बार अकर कर रही होती है तो एवरेज का झुकाव उस तरफ हो जाता है. ठीक है, एवरेज का वैल्यू उस तरफ चला जाएगा. जो क्वांटिटी कम है, कम बार आ रही है, एवरेज का झुकाव उस तरफ कम होता है. ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है, आप निकाल के देख लो. 50 और 30 से काफ़ी दूर हो जाएगा एवरेज, यानी कि 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 50 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 5. ये नंबर किसके पास आएगा, ये नंबर 100 के ज़्यादा पास आएगा एज कंपेयर्ड टू 50 से जो डिस्टेंस है और 30 से जो डिस्टेंस है. क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है. तो क्या होता है, कई बार मार्केट में कुछ चीज़ें ज़्यादा बार हो रही होती हैं तो उनका झुकाव जो है, एवरेज का झुकाव उस तरफ होता है. पर कई बार क्या होता है, हमें ना चीज़ें तो ज़्यादा बार नहीं हो रही, पर हमें क्या है, हमें लगता है कि डेटा का झुकाव इस तरफ है, तो हम उसे क्या करते हैं, वेट असाइन कर देते हैं कि इस चीज़ को हम ज़्यादा बार मानेंगे, इस चीज़ को ज़्यादा बार मानेंगे. ठीक है, डेटा तो सिंगल है
पर अपन से वजन दे देते हैं। वेटेड मीन का मतलब क्या, उसको अहमियत दे देते हैं, ठीक है। तो अहमियत आप ऐसे दे सकते हो, इसको मैं 2 मान लेता हूँ, इसको 3 मान लेता हूँ, इसको 5, इसको 10। तो डेटा का झुकाव या एवरेज का झुकाव किस तरफ हो जाएगा, जिसको आपने ज़्यादा वेट दे रखा है। ठीक बात है ना, आपने अपनी लाइफ में किसी को ज़्यादा वेट दे रखा है तो उसका एवरेज वैल्यू जो है आपके इमोशंस का उसकी तरफ ज़्यादा हो जाएगा। एज सिंपल एज दैट। ठीक, आगे लिखो। अच्छा, क्वेश्चन एक आगे, फाइंड द वेटेड मीन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। भी कर सकते हो आप, वीडियो पॉज करके आप खुद भी ट्राई कर सकते हो इस क्वेश्चन को। फाइंड द वेटेड मीन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स व्हेन देयर वेट्स आर इक्वल टू देयर स्क्वायर्स रिस्पेक्टिवली। तो फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, पहले तो वही लिख लेते हैं, ये हो गए पहले एन नेचुरल नंबर, और इनका वेट क्या, इक्वल टू देयर स्क्वायर्स, इसी का स्क्वायर, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, n स्क्वायर, ये वेट्स हैं। फॉर्मूला पता ही है, WI/XI। तो कितना आएगा, 1 का स्क्वायर इंटू 1 कितना हो जाएगा, 1 का क्यूब, दिस इंटू दिस कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब, प्लस आगे तक कितना हो जाएगा, n क्यूब, डिवाइडेड बाय क्या होता है, सिग्मा WI। तो सिग्मा WI कितना आएगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। अभी तो सिंपल फॉर्मूले हैं जो अपन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाले चैप्टर में मैं आपको करा चुका हूँ। बालक बोलो ऊपर वाले का फॉर्मूला, n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। ठीक है, तो कितना आएगा, n प्लस 1, तो ऊपर बच जाएगा एक n प्लस 1 अपॉन 4, और नीचे आ जाएगा 2n प्लस 1/6। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 3/2 इंटू n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2n प्लस 1। ठीक है, ये अपना आंसर। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन, द वेटेड मीन ऑफ द फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, अगेन सेम सवाल है, द वेट्स बीइंग द कॉरस्पॉन्डिंग नंबर्स, इन्हीं नंबर को माना गया है। ठीक है, तो वेट्स ये आ जाएंगे। इस बार क्या है, इस बार कर्नाटका में राहुल गांधी की सरकार। ठीक है, हाँ भाई, तो कितना आएगा बताना जरा, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, डैश डैश n का स्क्वायर, और नीचे कितना आएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेकर के n। तो पहले ऊपर बताओ, n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, शाबाश, n इंटू n प्लस 1/2, गॉन गॉन, कितना आ जाएगा, 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3। देखना जरा कहाँ पर है, सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन आंसर है। कंबाइंड मीन, कंबाइंड मीन है ना, ये भी काफी अच्छे सवाल बनते हैं इस पर, लिखो। इफ, इसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, इस पर तो सीधे सीधे सवाल आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल स्टार्ट हो गया। ठीक है, इफ x1 बार एंड x2 बार आर means of two groups having n1 and 2 terms respectively, then the mean, then the combined mean is equal to n1 x1 bar n2 x2 बार होल अपॉन टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज। भाई एवरेज कितना होता है, आप न्यूमरेटर में रख दो क्वांटिटीज का सम
और डिनोमिनेटर में रख दो टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज, तो आपको एवरेज मिल जाता है। देखो भी इसका प्रूफ, मान लो अपने पास n1 क्वांटिटीज़ हैं और उनका एवरेज आ रहा है x1, और एक और सेट ऑफ डेटा है उसके अंदर n2 क्वांटिटीज़ हैं और उनका एवरेज आ रहा है x2। तो अगर अपन दोनों क्वांटिटीज़ को एक साथ सोचें, यानी कि एक ऐसा ग्रुप सोचें जिसमें n1 प्लस n2 क्वांटिटीज़ हैं, तो उन n1 प्लस n2 क्वांटिटीज़ का जो एवरेज होगा वो होगा n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2। इसी का प्रूफ देख रहे हैं अपन, तो लिखो x1 बार बराबर होगा सिग्मा xi1, ठीक है, यानी कि फर्स्ट, यानी कि x11 x21 x31 इस तरह से, यानी कि पहले सेट का जो कलेक्शन है उसका सम डिवाइडेड बाय n1। इसी तरह से x2 का जो बार है वो कितना हो जाएगा सिग्मा xi और ऊपर लिख दिया 2 डिवाइडेड बाय n2, ठीक है। यानी कि सम टोटल ऑफ पहला जो कलेक्शन ऑफ डेटा है उनमें सभी डेटास का जो कलेक्शन है उसको मैं बोल रहा हूं सिग्मा ऑफ xi1, ठीक है, अपॉन n1। कितनी क्वांटिटीज का सम लिखा है n1 का, यहां पर कितनी क्वांटिटीज का सम लिखा हुआ है n2 का, तो xi2, और यहां पर क्या लिखा है x2 का बार। अच्छा, तो ये जो क्वांटिटी है यहां से यहां तक x1 बार x1 का पार 2 बार, तो ये क्या है इसको निकाल लेते हैं अपन, क्योंकि ये है क्वांटिटीज का सम। तो ये कितना आ गया सिग्मा xi1 इज इक्वल टू n1 x1 बार। इसी तरह से दूसरी जो सेट ऑफ डेटा है उनका जो सम है वो आ जाएगा x2 बार इंटू n2, ठीक है, ये आ गया। तो अपने पास जो n1 क्वांटिटीज है उनका सम आ गया है, n2 क्वांटिटीज है उसका सम आ गया है, और अब इन सारी क्वांटिटीज का सम करना है अपने को n1 प्लस n2, तो उनका सम कितना हो जाएगा ये प्लस ये, तो ये तो रहा उनका सम, और टोटल क्वांटिटीज कितनी है n1 प्लस n2, हो गया प्रूफ, ठीक है। सम ऑफ क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटीज। अब इसी के अंदर लिखो जनरलाइज दिस फॉर, जनरलाइज दिस फॉर कितने कलेक्शन ले लें अपन, फॉर m कलेक्शंस। मान लो अपने को एक कलेक्शन दे रखा है n1, एक कलेक्शन है उसमें n2 क्वांटिटीज है, एक कलेक्शन है जिसमें n3 क्वांटिटीज है, और एक कलेक्शन है mth कलेक्शन उसमें nm क्वांटिटीज, तो n1 प्लस n2 प्लस n3, और कितने कलेक्शन हैं अपने पास m कलेक्शन, फर्स्ट कलेक्शन में n1, सेकेंड कलेक्शन में n2, थर्ड कलेक्शन में n3, और mth कलेक्शन में nm क्वांटिटीज हैं। तो ये हो गई टोटल क्वांटिटीज, उन सारे डेटा को इकट्ठा कर रहे हैं अपन। तो पहले वाले कलेक्शन के अंदर जो क्वांटिटीज का सम है, ये बहुत फंडामेंटल बात है, पहले वाला जो डेटा का कलेक्शन है उसमें जो क्वांटिटीज का सम है वो कितना हो जाएगा, क्वांटिटीज इनटू एवरेज ऑफ द क्वांटिटी। क्वांटिटीज का सम क्या होता है, क्वांटिटीज, अमाउंट ऑफ क्वांटिटीज एंड एवरेज ऑफ द क्वांटिटी। सो ये आएगा n1 x1 बार प्लस आएगा n2, फिर कितना आएगा बोलो, ये अपना आंसर जनरलाइज कर दिया है ना, सारी क्वांटिटीज का सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज। अब ये फॉर्मूला आ गया, अब अपन क्वेश्चन करते हैं इस पर। लिखो क्वेश्चन, द मीन इनकम, लिखो the mean income of a group of persons is rupees 400 and another group of persons is rupees 480. If mean income of all the persons of these two groups is 430, find the ratio of the number of persons in the group. स्टैंडर्ड सवाल है, बहुत आसान सवाल है, लिख लो। Let the first group of persons contain n1 people. First group of persons contain n1 people and another group contain n2 people.
पहले ग्रुप में मान लिया अपन ने N1 लोग हैं, सेकेंड ग्रुप में मान लिया अपन ने N2 लोग हैं। अब पहले ग्रुप में अगर मान लो N1 लोग हैं और उनका एवरेज कितना आ रहा है 400, एवरेज इनकम इतनी है, तो उन सभी लोगों की इनकम अगर जोड़ी गई होगी तो वो कितना हो जाएगा, क्वांटिटी इनटू एवरेज। लिख लो, टोटल इनकम ऑफ ऑल पर्सन्स इन फर्स्ट ग्रुप इज इक्वल टू एवरेज इंटू नंबर ऑफ पर्सन्स। तो एवरेज कितना बोला था उसने, हाँ, और नंबर ऑफ पर्सन्स अपन ने मान लिए N1। सिमिलरली दूसरा वाला अनदर ग्रुप में कितने हैं 480, तो टोटल इनकम ऑफ ऑल पर्सन्स इन सेकेंड ग्रुप इज इक्वल टू कितना आएगा 480 इंटू N2। ठीक है, अब मान लो अपने को इन सब का एवरेज निकालना है, तो टोटल इनकम आ जाएगी सभी लोगों की, तो पहले ग्रुप के लोगों की इनकम प्लस सेकेंड लोगों के ग्रुप की इनकम, ये हो जाएगा टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पीपल, और ये क्वांटिटी किसके बराबर है 430 के। अब इसने बोला फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पर्सन्स इन द ग्रुप, तो रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पर्सन्स, तो अपन ने क्या किया, इसको इधर उचका लिया, तो ये आएगा 400 N1 प्लस 480 N2 इज इक्वल टू 430 N1 प्लस 430 N2। तो 400 430 से कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा 30 N1 और यहाँ आ जाएगा 50 N2। समझ में आ रहा है, 10 10 गॉन, तो N1 बाई N2 कितना आ रहा है 5/3। मैं भी थोड़ी देर में इसका एक शॉर्टकट बताऊंगा आपको, ठीक है, कि कैसे अपन ये फटाक से निकाल सकते हैं, पर अभी फिलहाल नहीं बताऊंगा। अभी तो अपन कैलकुलेशन करते हैं, डेटा को फील करते हैं, नंबर्स को फील करते हैं। हाँ भाई, फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पर्सन्स। अगला क्वेश्चन है द एवरेज, अच्छा आंसर तो देखा ही नहीं। फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पर्सन्स इन द ग्रुप, तो फर्स्ट ग्रुप के अंदर डिवाइडेड बाय सेकेंड ग्रुप के अंदर जो लोग हैं उनका जो रेशियो है दैट इज 5/3। हाँ, द एवरेज सैलरी ऑफ मेल एम्प्लॉइज इन अ फर्म वॉज 5200। भाई सॉल्यूशन को लिखने के लिए वीडियो को पॉज करें। वॉज ₹5200 एंड दैट ऑफ फीमेल्स वॉज ₹4200। द मीन सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉइज वॉज ₹5000। द परसेंटेज ऑफ मेल एंड फीमेल एम्प्लॉइज आर रिस्पेक्टिवली। तो परसेंटेज निकालना है अपने को, तो एवरेज सैलरी ऑफ मेल्स है ना, तो इसने क्या दे दिया, टोटल एवरेज दे दिया। तो लिख लो, मेल एम्प्लॉइज की क्वांटिटी मान लेते हैं M1 और फीमेल्स की क्वांटिटी मान लेते हैं N2। तो टोटल जो पैसा जो मेल एम्प्लॉइज को मिल रहा है वो हो जाएगा उनका एवरेज मल्टीप्लाइड बाय N1, ये तो मेल एम्प्लॉइज का पैसा, और फीमेल एम्प्लॉइज का पैसा कितना है, एवरेज इंटू क्वांटिटी ऑफ फीमेल्स, और टोटल मेल प्लस फीमेल, और ये अपने को क्या दे रखा है 5000। सिंपल, ठीक है, टोटल एवरेज। अब इधर उचका दिया अपन ने, तो 5200 इंटू N1, 4200 इंटू N2, ये आएगा 5000 इंटू N1 प्लस 5000 इंटू N2। तो ये से कितना आ रहा है 200 N1, ये से कितना आ रहा है 800 N2। तो 100 गॉन और 2 भी काट दो, तो N1 कितना आ गया 4 टाइम्स N2। तो एक पॉपुलेशन दूसरे पॉपुलेशन की 4 गुना है, ठीक है, तो 4 गुना है, तो पॉपुलेशन का परसेंटेज जो है मेल और फीमेल को जोड़ के कितना आएगा 100 आएगा, तभी तो यहाँ पर सब जगह 100 दे रखा है। और एक पॉपुलेशन दूसरे की 4 गुना है, तो कितना आएगा, मेल जो है ज़्यादा है, ठीक है ना, तो ए आ जाएगा, क्योंकि ए में दिख रहा है अपने को 80% जो है 20% का 4 टाइम्स है, ठीक है। भाई अब वक्त आ गया है तुम्हें वो शॉर्टकट बताने का, ठीक है। तो देखो एवरेज जो होता है ना, जैसे पिछले वाले सवाल पर आते हैं अपन, तो यहाँ पर आप हमेशा ऐसा करें कि जैसे मान लो मेन इनकम ऑफ अ ग्रुप ऑफ पर्सन, एक ग्रुप का एवरेज था ये और दूसरे ग्रुप का एवरेज था ये, और टोटल एवरेज जो आया ना वो कितना आया 430। तो आप देख लें कि किसकी तरफ ज़्यादा झुकाव है। पहली चीज़ तो देखें
कि किसके पास पढ़ रहा है, टोटल एवरेज कौन से डेटा के पास है, इसके पास है या इसके पास है। तो बताओ बालक 430 किसके ज़्यादा पास है, 400 के ना, वेरी गुड, 430 पहला स्टेप। तो इसका मतलब है जिसकी तरफ झुकाव, अभी मैंने बताया था, जिस क्वांटिटी का वैल्यू ज़्यादा होता है, अगर मान लो एक जैसी क्वांटिटी रिपीट हो रही है तो एवरेज का झुकाव उस तरफ हो जाएगा। तो ये कौन सी पॉपुलेशन है, ग्रुप 1, ये ग्रुप 2। तो ग्रुप 1 के जो लोग हैं उनका झुकाव ज़्यादा है, यानी कि ज़्यादा लोगों का एवरेज क्या है 400, कम लोगों का एवरेज क्या है 480। 480 कम का है, 400 ज़्यादा का है, तभी तो एवरेज उस तरफ झुक गया है। ठीक है, तो लिखो ग्रुप 1 हैज़ मोर पॉपुलेशन, ग्रुप 1 हैज़ मोर पॉपुलेशन। पहली चीज़ तो ग्रुप 1 की पॉपुलेशन ज़्यादा है। ठीक है, अब कितनी ज़्यादा है, ठीक है, उसके लिए क्या करो, जैसे तुम याद है सेक्शन फॉर्मूला लगाते थे, ये इंटू ये और ये इंटू ये, ऐसा करते थे। ठीक है, तो ऐसा करो, इसका दूरी है ना, इससे नाप लो, तो इसका इससे दूरी कितना आ रहा है 30, इसका इससे दूरी कितना आ रहा है 50, बस ये हो जाएगा रेशियो। बस ये ध्यान रखना, क्योंकि ये दूरी ज़्यादा है तो ये लोग कहाँ हैं, यहाँ हैं, समझ में आ रहा है, ये लोग कहाँ हैं, यहाँ हैं, और ये कम है ना तो ये कहाँ है, यहाँ है। तो 30 और 50 ये रेशियो आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, क्योंकि दूरी ज़्यादा है तो ये लोग ज़्यादा है, दूरी कम है तो ये लोग क्या है, कम है। ठीक है, तो 5:3 यहाँ से जल्दी से आ गया है ना, फटाक से आ गया। इन दोनों का रेशियो निकाल लो। सेकेंड केस में देखते हैं अपन, अब मान लो एवरेज था, हाँ भाई, छोटा नंबर क्या है 4200, बड़ा नंबर क्या है 5200। एवरेज कहाँ पर, किसकी तरफ झुकाव है एवरेज का, बताओ 5000 की तरफ ज़्यादा झुकाव है। ऑल राइट, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बताओ कितना आएगा, वेरी गुड, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बताओ कितना है 800। तो 200 है, 800 है। अब आप ये सोचें कि ये 200 है, ये 800 है, तो किसकी पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, फीमेल्स की पॉपुलेशन ज़्यादा है मेल्स की। पहली बात तो मेल्स की, क्योंकि ये जो एवरेज है ये मेल पॉपुलेशन के ज़्यादा पास है एज़ कम्पेयर टू फीमेल पॉपुलेशन। पहली बात, मेल ज़्यादा है, और मेल ज़्यादा है वो आपको ज़्यादा कहाँ मिलेंगे, पल्ली तरफ, इसके उस तरफ, जैसे सेक्शन फार्मूला में होता है, और फीमेल कम है तो किधर मिलेंगे, इधर। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 800/200। तो ये आपका रेशियो आ जाएगा, ये है मेल अपॉन फीमेल। ठीक है, कितना आ गया 4:1। हाँ भाई, अब अगला टाइटल है प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन। आज की यहीं पर समाप्त होती है, नेक्स्ट वन पे अपन स्टार्ट करेंगे, है ना, प्रॉपर्टीज से। बाय बाय।